नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर चक्रपाणी या चैक्स एक बार फिर से डिकोडिंग 24x7 और चैक्स सिंप्लीफाइज के सौजन्य से आप सबके साथ उपस्थित हूं और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं मेजर अभय कार्की। अभय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार टैक्स, गुड टू बी ऑन द शो अगेन दिस वीक। आई थिंक थोड़ी कुछ हर क्षेत्र में प्रोग्रेस मिल रही है। मे बी पीस इज रिटर्निंग टू हॉर्मुज एरिया, और इधर हमारे भी मोदी के फॉरेन विजिट पे जो है ट्रम्प से मुलाकात होगी। वी हैव डन सम टेस्टिंग ऑफ मिसाइल्स एंड ऑल, तो काफी कुछ हुआ है। विल बी इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अभय। आपने देखिए जिस तरह से आपने बोला ट्रम्प से मुलाकात होगी, एक मुझे पुराना गाना याद आ गया, आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। तो चलिए, क्या पता क्या खबर, उसी से स्टार्ट करते हैं। मोदी जी रवाना हो चुके हैं फ्रांस के लिए। वहां पे उनकी पहले तो मुलाकात होगी, फ्रांस में ही वो चलेंगे, वहां से जाएंगे स्लोवाकिया और फिर वापस आएंगे G7 के लिए फ्रांस में। ये जो मीटिंग्स होने वाली हैं फ्रांस में बड़ी दिलचस्प होंगी। एक तरफ है भारत और फ्रांस, राफेल 114। फ्रांस लगता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम काफी हद तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, खास करके अगर सोर्स कोड नहीं तो हम वो डॉक्यूमेंट जरूर दे देंगे जिससे आप अपने मिसाइल्स इंटीग्रेट कर लें। दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जो प्रोग्राम था, जिसमें जर्मनी था साथ में फ्रांस के, वो पीछे हट गया है। क्या भारत उसकी जगह लेगा? अगर लेगा तो क्या होगा? इस पूरे इसका की रूपरेखा वहां पे जरा की बात चल रही है। इंडिया और फ्रांस की जो जिसको वो कहते हैं स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये तो बहुत ही हाईएस्ट लेवल की पार्टनरशिप हो गई हमारी किसी के भी साथ। हम ट्रस्टेड पार्टनर्स भी हैं, सोलर अलायंस भी है, इसके साथ साथ G7 की बात। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हिस्से फ्रांस की, G7 की बाद में करेंगे। अबे, आपको ये पहला हिस्सा फ्रांस की विजिट का कैसा लगता है? देखिए, जो अपनी ये विजिट है मोदी जी की, इसके 3 चरण हैं। पहले में वो फ्रांस में जाके बायलैटरल कर रहे हैं, फ्रांस के साथ स्टेट विजिट है। उसके बाद वो जा रहे हैं स्लोवाकिया और वापस आ रहे हैं G7 मीटिंग को अटेंड करने के लिए इनविटेशन पे। तो ये 3 अलग अलग पहलू है। तो पहले हम फ्रांस को खत्म कर लेते हैं। फ्रांस और इंडिया का रिश्ता क्या है? तो एक फ्रांस यूरोपियन यूनियन में या यूरोप में आप देखिए तो वो उसका एक अलग चलने का तरीका है, और वो ना ब्रिटेन ना अमेरिका किसी की भी अपनी सॉवरेनिटी पे, अपनी ऑटोनॉमी पे किसी को नहीं करने देता है। और जब चार्ल्स डी गॉल थे तो 1-2 बार वो नाटो से भी बाहर निकल गए थे जब उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया गया था। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड केपेबल नेशन है, और वो हर क्षेत्र में जो है उसने दुनिया में अपनी अच्छी पकड़ कर रखी है। और आजकल वो यूरोपियन यूनियन की एक लीडिंग वॉइस भी है, एक समृद्ध नेशन है। और जब जब हमें वेस्टर्न पावर्स से सैंक्शन लगे हैं इंडिया के ऊपर, पोखरण टेस्ट के बाद इंडिया के ऊपर अमेरिका के और यूरोप के सैंक्शन लगे थे, सिर्फ फ्रांस आया था जिसने बोला था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपका तारापुर का फ्यूल हो, चाहे आपके जो माइक्रो प्रोसेसर्स और आपकी जो IIR डिवाइसेस हैं, ये सब जो टेक्नोलॉजी थी उन्होंने ट्रांसफर इंडिया को बरकरार रखा। और कई हमारे अहम प्रोजेक्ट जो कि बिल्कुल ठप हो जाते हाई एंड टेक्नोलॉजी के, वो फ्रांस की मदद से भी चले थे। उसके साथ ही साथ ये, क्योंकि किसी के सैंक्शन में और कंडीशन में, जैसे अमेरिका है, वो कभी भी जो है आपको कुछ देगा और उसकी बात नहीं मानो तो वो पीछे हट लेगा, आपके हथियार के स्पेयर्स बंद कर देगा, ये डर रहता है। फ्रांस का अपॉलिटिकल है, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, अगर आपने उसको उससे आपके कोई संबंध है, कोई स्पेयर लाइन है, सप्लाई चेन, वो कभी आपको ब्लैकमेल नहीं करता है। इसीलिए हम शुरू से ही मिराज 2000 एयरक्राफ्ट थे, या फिर आपकी ये कलवरी सबमरीन डील्स है, जो हमारे क्रिटिकल डील्स थे, वो उनके साथ हमारे अच्छे चलते रहे हमेशा। और यहाँ तक कि अभी जो है उसकी कई मिसाइलें, एक तो एयरबस का एक हेलीकॉप्टर हमारे वहां बन रहा है, उसके अलावा हैमर मिसाइल जो यूज हुई थी उसका प्रोडक्शन भी इंडिया में हो रहा है। तो हमारा उनके साथ डिफेंस के क्षेत्र में तो है ही है,
साथ में हमारा न्यूक्लियर जो क्षेत्र है और जो हमारा इसरो भी है, वहां पे भी हमें हाई टेक्नोलॉजी पे उन पे काफी भरोसा है और हमारे एंगेजमेंट्स चलते रहते हैं। वो अलग बात है कि यूक्रेन की लड़ाई में वो सबसे ज्यादा रशिया के अगेंस्ट है और उनको एक शिकायत हिंदुस्तान से है कि हम उनका रुख नहीं लेते, लेकिन उससे हमारे और उनके संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ा है, जहां तक कि स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस की है। और इसमें आगे आपको भी जो इतला है वो आप भी बता दीजिए। बिल्कुल सही। देखिए, ये मोदी जी की 7th विजिट है, लेकिन जैसा आपने कहा हिस्टोरिकली, चाहे वो तूफानी एयरक्राफ्ट था हमारा, उसके बाद भी हमारा फ्रांस के साथ हवाई जहाज में बहुत संबंध रहा है। अब आप चलते हैं, देखिए आगे क्या हो रहा है। राफेल 114 हवाई जहाज की डील है, वो हाँ तो है ही, लेकिन कभी कभी हिचकियां आ जाती हैं, और हिचकी सबसे ज्यादा होती थी विद रिस्पेक्ट टू सोर्स कोड, या सोर्स कोड नहीं तो वो इंटरफेस डॉक्यूमेंट आप हमें जरूर दीजिए। हम इंसिस्ट कर रहे हैं इंटरफेस डॉक्यूमेंट, फ्रांस कहता है नहीं, हम स्ट्रेटेजिक अपनी ऑटोनॉमी बना के रखेंगे, हम किसी को नहीं देते। हमने इंसिस्ट किया कि आप राफेल हमारे पास हिंदुस्तान में बनाए, यहाँ पे फ्रांस झुक गया और कहता ठीक है, हम आप इंडियन पार्टनर के साथ बनाएंगे राफेल। करीब 26 राफेल आएंगे फ्लाईअवे कंडीशन में, 18 आएंगे और बाकी बनेंगे हिंदुस्तान के अंदर। तो वो वहां पे झुक गया है। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर भी बात चल रही है, और 2 अलग अलग खेमे हैं। एक खेमा लीड कर रहा था फ्रांस, दूसरा खेमा लीड कर रहा था ब्रिटेन। ब्रिटेन के खेमे ब्रिटेन, जापान और इटली है। फ्रांस के खेमे था फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच में जरा सी अनबन हो गई है, या एग्रीमेंट नहीं हुआ है, अनबन तो नहीं हुई है, लेकिन वहां पे जर्मनी ने वापस अपना कदम उठा लिए हैं। यहां पे लगता है कि इंडिया को शायद वो भारत को कहेगा कि आप हमारे साथ मिल लीजिए। एक तो ये बात हो रही है। दूसरी है पिनाका रॉकेट्स जो हैं, हम बहुत उत्सुक है कि फ्रांस खरीद ले, फ्रांस भी उत्सुक है कि खरीद लेगा। तो ये एक संभावना यहां दिखाई दे रही है। और संभावनाएं देखिए, चाहे वो हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स की बात हो, चाहे वो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो, और यहाँ पे देखिए फ्रांस में एक फ्लैगशिप इवेंट होता है, और वो हमने किया कर रहे हैं, भारत इनोवेट्स के नाम पे एक इवेंट है, जिसमें 120 कंपनियां हमारी पहुंचेंगी। हम वहां पे दिखाएंगे कि देखिए हम कितने एडवांस्ड हैं, और हम आपके साथ साझा करके आगे बहुत आगे जा सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, फ्रांस है गेटवे है यूरोप का। आपने बिल्कुल सही कहा, फ्रांस एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज है यूरोपियन यूनियन की, और यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा सबसे बड़ा मदर ऑफ ऑल डील्स हो गया है। लेकिन ये सारे पार्लियामेंट्स में इसको क्लियर करना है, फ्रेंच पार्लियामेंट को भी करना है। तो आप मोदी जी के विजिट्स देखिए, पिछला वाला हो, ये वाला हो, इससे पहले वाला हो, या जयशंकर जी के विजिट्स हैं, ये सारे के सारे यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ जा रहे हैं, ताकि ये डील फटाफट वो लोग एक्सेप्ट कर ले, अपने अपने पार्लियामेंट्स में पास कर ले, ताकि हम इंप्लीमेंट इसको जल्दी से कर लेंगे। तो ये एक मदर ऑफ ऑल डील्स है। फ्रांस के साथ हमने सोलर अलायंस शुरू किया था। हमारा सपना है कि हम 500 गीगावाट बिजली सिर्फ सोलार से लाएंगे। हमारा सपना है कि हम 100 गीगावाट बिजली न्यूक्लियर से आएंगे, और न्यूक्लियर में स्मॉल और मॉड्यूलर रिएक्टर्स। अब है, आपने कितने ना बेहतरीन तरीके से बताया था कि फ्रांस ने जब तारापुर के ऊपर एक तरह से बादल छा रहे थे, सैंक्शंस के बादल छा रहे थे, फ्रांस ने कहा हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम आपके साथ जो हमारा समझौता है उसके ऊपर चलेंगे। ये सब तो हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्लोवाकिया। आप स्लोवाकिया की विजिट को कैसे देखते हैं? अभी देखिए, जैसे कि आपने पहले बोला था कि ईयू का ट्रेड डील जो है उसमें हर पार्लियामेंट को रेटिफाई करना है, और स्लोवाकिया भी एक ईयू नेशन आता है, बल्कि ये तो हमारे लिए गेटवे है यूरोपियन यूनियन के लिए, और गेटवे जी ईस्टर्न यूरोप। और ये एक छोटी कंट्री है, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकली बड़े एडवांस्ड है।
सैमसंग की एलसीडी स्क्रीन जहां बनती है, 50% इसकी जीडीपी जो है वो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग पे है। ये आपकी किया मोटर्स, वोक्सवैगन, सेट्रियन दुनिया भर की बनाती है। और अभी जो हम बात कर रहे हैं शायद इंडिया की जैगुआर, जो टाटा की जैगुआर कंपनी है, वो भी वहां पे प्रोडक्शन डालेगी, क्योंकि बहुत उनकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती है। उसके अलावा हमारी यूएनएससी सीट के लिए हमेशा स्लोवेनिया ने हमारा साथ दिया है, और यूएनएससी की बिड के लिए तो हमारे इनके साथ सिनर्जी काफी बनती है। और ऊपर से जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसमें भी ये लोग काफी आगे हैं। तो हमें इस छोटे से देश से जो है, एक तो एफडीआई बढ़ाना है, ट्रेड को बढ़ाना है, और दूसरा इनको टैप करना है जो हाई टेक इंडस्ट्रीज इनकी है, वो हमारे वहां और ज्यादा इन्वेस्ट करें, या हमें वहां पे जो है ज्यादा स्पेस मिल जाए उनकी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने के लिए, जो हमारी आज की जरूरत है। तो इसको देखते हुए अगर 1 to 1 प्राइम मिनिस्टर कहीं जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ डील्स वहां से होंगे। और एक हमारे बहुत फ्रेंडली मैं बोलूंगा देश है जो वहां पे हाजिर है, तो उसको वहां जाके प्राइम मिनिस्टर जाके मेरे ख्याल से हमें इन क्षेत्रों में अच्छी विंडो मिल जाएगी उस देश के थ्रू। जी एब्सोल्युटली। देखिए, ये मत भूलिए, स्लोवाकिया एक जमाने में चेकोस्लोवाकिया, जैसे आपने कहा, ये रशियन या सोवियत एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, इन सम फॉर्म आयरन कर्टन का हिस्सा था। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी थी जो वहां सोवियत यूनियन से आई और वो एक्सपैंड किया, उसने डेवलप किया 90s के बाद, जब वो अलग हो गए, स्लोवाकिया हो गए। और बिल्कुल सही कहा है आपने, 50% उसकी जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग से आती है। और हमें क्या चाहिए है? मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी हमें मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा, और इसमें तो आप मान के चलिए हम होगा। एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू हमको मिल रहा है सेंट्रल यूरोप के अंदर। अब देखिए, आईमैक जब आएगा हिंदुस्तान, फिर आएगा मिडिल ईस्ट के एरिया में, इजराइल, हाइफा पोर्ट, और फाइनली लैंड करेगा इटली में। इटली से इनको सीधा मिल जाता है रास्ता सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप। यहाँ पे स्लोवाकिया की बहुत बड़ी भूमिका होगी हमारे लिए। ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में मुझे लगता है ये शायद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पे अनाउंस कर भी दी जाएगी। इंटरेस्टिंग ये है जो आपने बहुत बढ़िया बताया था, थर्ड फेज G7 की मीटिंग होने वाली है। G7, मोदी जी यहाँ पे पिछले लगातार इतने बार जा चुके हैं कि उनको काउंट करना ही मुश्किल है। 8वीं बार ये शायद हमारे पास लगातार इनवाइट आया है G7 से। आप हिंदुस्तान का जो रुख है, हिंदुस्तान का जो छवि है, ये तो बढ़ रही है, दिखाई देती है, लेकिन आगे चल के ये आप कैसे देखते हैं, और इस G7 में क्या होने वाला है? देखिए, इंडिया को इनवाइट किया गया G7 के लिए, क्योंकि अभी आप चाहे जैसे भी माने, जीडीपी के तौर पे हम चौथी या छठी पावर जो है एक जीडीपी के देश, हमारा देश, तो ये देश को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। और दूसरा जो ग्लोबल साउथ में होता है, पिछली वाली G20 में हमने अफ्रीकन यूनियन को पूरे के पूरे को मेंबर बना दिया था G20 का। तो जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो ग्लोबल साउथ की वॉइस के रूप में भी बहुत अच्छी तरह से मानी जाती है। और जो वर्ल्ड इश्यूज आजकल हैं जिन पे डिस्कशन होगा, चाहे वो जियो स्ट्रेटेजिक हॉर्मुज हो या जो भी हो, उसके जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं या जो दुनिया के ऊपर आधे इम्प्लीकेशंस है, उसमें इंडिया का इफेक्ट और इंडिया का रोल हमेशा आएगा ही आएगा। तो इसको नजरअंदाज करके कोई फायदा नहीं है, और इंडिया का वहां पे होना एक अच्छी बात है। और रही बात, इसके साथ एक मौका मिलता है बायलैटरल्स करने का, तो काफी देशों के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके हेड ऑफ स्टेट से मिलेंगे, जिसमें कि प्रमुख है डोनाल्ड ट्रंप, के साथ भी मिलेंगे। और ये काफी सेंसिटिव और टची इशू है। खैर, बैकग्राउंड वर्क तो करा होगा, अभी रूबियो भी आए थे इंडिया में, क्योंकि पब्लिकली जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ट्रंप ने और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडिया और चाइना को हेल होल भी बोला है, और टैरिफ पे ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। अभी भी उन्होंने कोई खास पाकिस्तान के अगर देखें, उन्होंने जानबूझ के इंडिया को एक चढ़ाने के मौके पे पाकिस्तान को वो साइड कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी ईगो को सेटिस्फाई किया है। इंडिया ने उनको पीस मेकिंग का खिताब
या क्राउन पहनने से मना करा दिया था। तो इस हालात में अभी दोनों का रीसेट होंगे, क्योंकि आप कुछ भी बोलिए, ट्रम्प जो है ट्रम्प है, लेकिन अमेरिका इज अमेरिका, लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट मिलिट्री पावर, उससे अच्छे रिलेशंस ही हमारे को सूट करते हैं। हमारा डायस्पोरा भी वहां पे बहुत ज्यादा है। तो एक प्रैग्मेटिक, फॉरवर्ड लुकिंग, विजनरी लीडर के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ट्रम्प के साथ जाके शायद थोड़े रिपेयर करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और देखेंगे कि उनका रुख क्या होता है। पर ये कतई नहीं होगा कि हम अपने इंटरेस्ट के, अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट को हम सैक्रिफाइस करेंगे उनके दबाव में आके। मेरे ख्याल से ईरान के बाद ट्रम्प की थोड़ी सी वो हेकड़ी भी कम हो गई है और उनकी जो पुशिंग वाला एटीट्यूड है वो भी शायद थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो हमें एक इवन कील पे अच्छे रिलेशंस होने की उम्मीद आगे लगेगी, क्योंकि ईरान वॉर लगता है अब लड़ाई तो खत्म हो गई है, अब रेजोल्यूशन क्या होगा 60 दिन बाद पता लगेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अभय एक चीज बताइए, आपने सही कहा कि ट्रम्प की हेकड़ी थोड़ी तो कम हुई है, उसमें कोई शक नहीं है। अब एक ट्रेड डील की, कम से कम प्रिलिमिनरी ट्रेड डील की बात हो रही थी और कई बार ये बात चल रही थी कि भाई पहले जून में हो जाएगा, फिर कहा नहीं जुलाई तक हो जाएगा, फिर वो सेक्शन 301 301 में आ गया कि हम आपके ऊपर 12.5% का सैंक्शन लगाएंगे, जो सबसे ज्यादा है। हालांकि हम अकेले नहीं है, करीब 26 और देश हैं उसी लिस्ट में, लेकिन हमारे ऊपर है। पाकिस्तान को, जो चीन का चीज सामान ज्यादा इस्तेमाल करता है, उसको कम सैंक्शन है। हम चीन का सामान कम इस्तेमाल करते हैं, हम पे ज्यादा सैंक्शन है। ये तो अपने आप में विडंबना है। और फिर आपको लगता है इस ट्रेड डील के ऊपर कोई बात होगी? ये जो एटमॉस्फेयर हुआ है कि जो ट्रस्ट का नहीं है, एक्चुअली क्या वो ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर अब कुछ बदलाव आएगा उस पर? क्या देखते हैं आप? देखिए, ये मेयर फैक्ट है कि दोनों ने एक बायलैटरल मीटिंग, ये सबसे पहले बहुत पहले से सेट हो जाती है। तो दोनों तरफ से बायलैटरल मीटिंग के लिए अग्रीमेंट हुआ है और क्या डिस्कस होगा क्या नहीं होगा उसके एजेंडा पॉइंट्स भी एक्सचेंज होके काफी लेवल तक बातचीत हो चुकी होगी। और एक लीडर्स का मीट है, फॉर्मेलिटी होता है। और लीडर्स जैसे अगर हम देखें मोदी जी को, तो वो कन्फ्रंटेशन के लिए मीटिंग नहीं करेंगे। कोई भी इतने बड़े फोरम में वहां जाके एक दूसरे को तू मैं के लिए सिर्फ वो ट्रम्प ही कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे। और ये भी गारंटी होगी अमेरिकन साइड से कि ट्रम्प जो है वो आप जो बीच मीटिंग में जाके दूसरे हेड्स ऑफ स्टेट्स को, चाहे जापान की थे, साउथ अफ्रीका के थे, ब्राजील के थे, जेलेंस्की थे, इनकी जिन्होंने बेइज्जती की है वो पेश नहीं करेंगे ऐसा बिहेवियर। ये एक अश्योरेंस रहा होगा, तभी जाके दोनों की 1-to-1 मीटिंग होगी। तो ये हम यही समझते हैं कि इसमें कोई मेजर डिक्लेरेशन चाहे ना हो, लेकिन एक वर्ल्ड उसमें अमेरिका भी दिखाएगा कि रशिया और चाइना ने जितना इंडिया को अपनी तरफ को ले लिया है, मेरा भी अभी तक एक होल्ड है और मेरी भी अभी वहां पे इन्फ्लुएंस है, जो कि मैं अभी दिखाता हूँ मोदी जी के साथ बैठ के। माय गुड फ्रेंड बोलेंगे वो, बेस्ट पार्टनर, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, ये वो सब बातें करके वो होगा। रेजोल्यूशन जो होंगे फाइनल ड्राफ्ट ऐसा कोई नहीं होगा, ये 1-to-1 मीटिंग होगी जिसमें सिंबोलिज्म ज्यादा होगा और नॉर्मलाइजेशन ऑफ द स्ट्रेन ट्राइज जो है वो दोनों तरफ से कोशिश होगी, क्योंकि दोनों को उसमें फायदा है। और लड़ाई करके किसी को भी फायदा नहीं है। इंडिया ने बहुत मैच्योर्ड अप्रोच रखा है, अब अमेरिका की बात है, टाइम है कि वो भी अपनी मेच्योरिटी को डिस्प्ले करें, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर फ्रॉम ट्रम्प। जी बिल्कुल, ये तो थी क्या पता क्या खबर वाली बात। लेकिन एक चीज के बारे में हम बिल्कुल जानते हैं, वो ये है कि सिप्री की जो नई रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि 12 न्यूक्लियर मिसाइल्स हमने डिप्लॉय कर दी हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार ऐसा भी हुआ है कि भारत के पास जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स के स्टॉकपाइल है वो अब पाकिस्तान से ज्यादा हो गई है। अब तक हम हमेशा ये ध्यान रखते थे कि जितने पाकिस्तान के पास है उससे एक कम रखते थे हम, अब वो ज्यादा हो गए, 190 पे आ गई है। ये अचंभा तो नहीं देती, क्योंकि देखिए हमारे पास 4 न्यूक्लियर सबमरीन्स आज की तारीख में पानी में है। 3 इनमें कमीशन हो गई हैं, 1 ट्रायल्स पे है। अगर 3 कमीशन हो गई हैं और 1 न्यूक्लियर सबमरीन भी एट पेट्रोल होगी, वो तो हमेशा होगी ही होगी, उसमें 12 मिसाइल होंगी तो डिप्लॉयबल तो है। पहले हमारा ये हुआ करता था कि हमारे पास
ऐसा हमने बना के रखा था कि भाई हम जो है ये अनमेटेड रखेंगे, मतलब मिसाइल अलग, वॉरहेड अलग। लेकिन अगर आपने इनको कैनिस्टर में डाल दिया और न्यूक्लियर सबमरीन में डाल दिया तो वो अब मेटेड हो गए, अब वो तैयार हैं डिप्लॉय करने के लिए। और न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए 3 चीजों की बहुत सख्त जरूरत होती है। एक है कैपेबिलिटी कि भाई आपका सर्वाइवेबल न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। दूसरी है क्रेडिबल कि आपको होना चाहिए कि हम इनको इस्तेमाल करने की क्षमता रखते हैं और नेशनल विल रखते हैं। ये हमने सिंदूर में दिखा दिया। और तीसरा बात होता है कि कम्युनिकेशन, कि हम अपने आप को, जो हमारा मैसेज है, क्या हम सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने एडवर्सरी को, कि उसको मालूम पड़ जाए कि भैया ये ना करें, भाईजान छोड़ दें, माफ कर दें। आप ये चीज को कैसे देखते हैं? और जरा और दृष्टि डालिएगा, जो बीएम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट हुए हैं उसके ऊपर जरा दृष्टि डालिएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत अहम चीज हुई है हमारी तरफ से। जी, पहले तो आपने ये जो कैनिस्टराइज मिसाइल्स के बारे में बता ही दिया है। बस इतना ही है कि जो जिस भी देश को अगर न्यूक्लियर पावर है और वो सच्ची में एक सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है, तो उसके पास न्यूक्लियर ट्रायड 3 उसके असूल होने चाहिए। जमीन से मार करने की काबिलियत, हवा से मार करने की काबिलियत और समुद्र के नीचे से मार करने की काबिलियत। हमारे पास ये जो 3 अरिहंत क्लास सबमरीन आई हैं, इनसे हमारे पास जो है न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो 1-1 साल तक पानी के अंदर डूबी हुई रह सकती है। ह्यूमन एंड्योरेंस ही एक उसका लिमिटेशन है। ऐसी 3 हमारे पास मिसाइल आ सकती है जो कि एक न्यूक्लियर बेस की तरह काम करेंगी। एक मिसाइल अगर 12 न्यूक्लियर वॉरहेड को रेडी टू फायर कंडीशन में अगर है और हमने उसको अक्टूबर के महीने में भेजा है, तो हो सकता है वो साउथ चाइना सी में अक्टूबर से लेके अगले जून तक वहीं पे बैठी रहे, किसी को खबर भी नहीं लगेगी, वो चुपचाप घात लगा के बैठी है। सिर्फ कम्युनिकेशन है, सीक्रेट कम्युनिकेशन, कब फायर करना है आप बताओ। तो ऐसी अगर 3 हमारी पेट्रोल्स हैं, डिटरेंस पेट्रोल्स आउट है, किसी को नहीं पता लगता। और जब दिखाना होता है लड़ाई, कोई अगर आपको तंग कर रहा है, आप हो सकता है सैन फ्रांसिस्को के बे के सामने 100 किलोमीटर दूर वो सरफेस को ऊपर आए और फिर नीचे चले जाए। तो एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग हो जाती है कि आप कुछ मत करें, हम यहाँ पे हैं और मेरे 2 भाई और कहीं पे कुछ करने की ताकत रखते हैं। तो ये जो कैनिस्टराइजेशन जब मिसाइल का होता है तो इनएविटेबल है कि समुद्र के अंदर आप उठ के उसके ऊपर कुछ मेटिंग नहीं कर सकते हैं कि लॉन्चर के ऊपर लगाए। वो तो वैसा का वैसा पूरा पैकेट अंदर गया ट्यूब में और वैसे की वैसी मिसाइल बाहर निकलेगी। तो ये काबिलियत हमने कर दी है। हमारे पास न्यूक्लियर डिटरेंस पेट्रोल्स के लिए ये 3 जो हमारे, और चौथा आने वाला है, ये सबमरीन्स हमेशा बाहर रहेंगी। कोई चाइना के पास रहेगा, कोई अमेरिका के पास रहेगा, कोई अटलांटिक में रहेगा, किसी को नहीं पता है। पाकिस्तान तो खैर इंसिडेंटल है, वो तो आ ही जाएगा लपेट में। तो जो हमारा न्यूक्लियर डिटरेंस है, हमारे ऊपर कोई भी जो है हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा कि मैं अगर इस पे न्यूक्लियर वेपन डाल भी देता हूं तो इसके पास जवाबी हमले के लिए एक 3 घातक बेसेस जो है वो पानी के अंदर बैठे हुए, कौन कहाँ कब किसी को नहीं पता। तो ये तो हो गई आपकी जो अभी कंटेनराइजेशन की 12 की बात थी। अभी 12 उन्होंने बताया है, 12 है, एक मतलब 4-4-4 करके तीनों सबमरीन में हो सकता है उनको डाला हो जो पेट्रोल पे जा रही है। और इसके अब आगे कितने नंबर्स होंगे कोई भी देश बताना नहीं चाहेगा, तो इसके आप लगा लीजिए अगर 12 बोला तो 24 भी हो सकते हैं। दूसरी बात, जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस बीएमडी टेस्ट अभी 10 और 11 तारीख को व्हीलर आइलैंड उड़ीसा में जो डीआरडीओ ने 3 मिसाइल टेस्ट किए थे, उनमें से एक तो एंटीशिप मिसाइल थी मीडियम रेंज जो कि हमने बनाई है, और 2 जो थी वो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस फेज 2 की बात कर रहे थे, जिसमें कि AD1 और AD2 2 किस्म की मिसाइल थी। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है क्या चीज? देखिए, कारगिल की लड़ाई के बाद, वॉर के बाद हमें एक जागरूकता आई कि बैलिस्टिक मिसाइल्स पाकिस्तान के पास भी है, चाइना के पास भी है। और वो बैलिस्टिक मिसाइल मतलब जैसे हमारी पृथ्वी अग्नि है कि ये ऊपर जाती है एटमॉस्फेयर से बाहर और फिर वो एक ट्रेजेक्टरी पे नीचे गिरती है स्पीड पकड़ते हुए। तो इनकी रेंज आप इंटरमीडिएट हो या मीडियम रेंज हो 2000 किलोमीटर तक, या फिर ICBM हो 12-16 हजार, इंटरकॉन्टिनेंटल जो एक कॉन्टिनेंटल से दूसरी कॉन्टिनेंट जाती है।
तो इन मिसाइलों के बरखिलाफ अगर हमें डिफेंस करनी है तो एक सिस्टम होता है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का, जिसमें कि आपके स्पेस में जो आपकी सैटेलाइट्स हैं या वो ऊपर से देख सकती है कि कहाँ से दुश्मन, चाइना के कौन से इलाके से जो उसके बेस है कोई मिसाइल लॉन्च हो गई है। फिर दूसरे ट्रैकिंग रडार होते हैं जो देखेंगे किधर की तरफ को आ रही है, और आखिर में जो रडार है वो बताएंगे कि ये शायद इस जगह पे, दिल्ली पे या मुंबई की तरफ को आ रही है, तो वहां की डिफेंसेस को वो हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये मल्टी लेयर्ड होता है, अलग इसमें सिस्टम्स है, मिशन कंट्रोल होता है नीचे जो सब कुछ को कंट्रोल करता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है और ये सिंक्रोनाइज्ड होता है। मिसाइल डिटेक्ट करना, मिसाइल को ट्रैक करना, फिर उसको आइडेंटिफाई करके कहाँ पे आ रहा है, और जो जिस इंटरसेप्टर को आपने भेजना है उसको हुक्म देना कि लॉक ऑन और इसकी तरफ आप लॉन्च कर लीजिए। जब मिसाइल लॉन्च होती है तो फिर अपने थोड़ी देर तक वो गाइडेड होती है, उसके बाद वो अपना रेडार खोल के जो इनकमिंग मिसाइल है उसको मारती है। ये इतना आप समझिए जैसे एक बुलेट को दूसरी बुलेट मार रही होती है, जैसे आप रामायण वगैरह में देख रहे थे, एक तीर मारा दूसरा तीर आके उस तीर को काट दिया। उस तरह की ये रियल टाइम में आम वो वैसे देख ही रहे हैं, आजकल टीवी में दिखते रहता है। तो इसमें जो हमारा था पहली फेज 1 में हमने अपनी पृथ्वी मिसाइल बेस्ड और एक और इंटरसेप्टर बेस्ड हमने एक बना ली थी, जो कि 2000 किलोमीटर तक के जो लॉन्च, दूर से लॉन्च होने वालों को डिटेक्ट करके हम दुश्मन के 2000 किलोमीटर वाली मिसाइल को, रेंज वाली मिसाइल को कर सकते थे। अब जो हमने ये किया हुआ है फेज 2 में, जिसमें हमने 81 और 82 करके 2 मिसाइलें की हैं, ये जो है 5000 किलोमीटर दूर से लॉन्च होने वाली जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन की, उसको भी एटमॉस्फेयर के ऊपर एक्सोथर्मिक और एटमॉस्फेयर के अंदर इंडो एटमॉस्फेरिक, दोनों तरीकों में वो उनको ट्रैक, डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज कर सकती है। तो ये बहुत हाईटेक है। इसमें हमारे पास कुछ रशियन इक्विपमेंट है ट्रैकिंग में, कुछ हमारे पास इजराइल इक्विपमेंट है, लेकिन जो इसका आर्किटेक्चर है और जो मिशन कंट्रोल है वो पूरा इंडिजिनस है। और ये हमारे लिए पहले जो फेज 1 डिप्लॉय हो गया था, जो मैं बोला फेज 1 दिल्ली और मुंबई के लिए, और जो फतेह मिसाइल आपकी ऑप्शन दूर में पाकिस्तान की एंगेज की थी, उसमें इसका थोड़ा बहुत रोल आया था। और अब जो होगा फेज 2 जो है वो और फैलाव में होगा, क्योंकि उसकी रेंज ज्यादा है और हमको एक क्रेडिबल डिफेंस देगा। टेस्टेड है, अब इसके ऑर्डर्स आएंगे कहाँ कहाँ पे ये होगा, और ये अपने एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट हो जाएगा एक होलिस्टिक कवर देने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी है। सिर्फ रशिया, चाइना, अमेरिका, इजराइल, सिर्फ ये कंट्रीज है आज तक जो ये कैपेबिलिटी रखते हैं। अब हम भी उस क्लब को ज्वाइन कर चुके हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अभय। देखिए, आपके पास क्षमता है कि दूसरे की मिसाइल आए आप उसको पहले उड़ा दें, आपको क्षति ना पहुंचे। आपके पास क्षमता है कि उसको आप मार भी दें, क्योंकि आपके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। और तीसरी बात जो हुई है वो है NASAM MR, मतलब नेक्स्ट जनरेशन की एंटी शिप मिसाइल जो बनी है, मीडियम रेंज, 350 किलोमीटर की रेंज है, जहाज से मारी जाएगी। लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसमें करीब करीब 300 किलो का वॉरहेड है। अगर आप 300 किलो का वॉरहेड सी स्किमिंग के ऊपर आप लगाते हैं, मतलब पानी के लेवल से 5 या 7 मीटर ऊपर, तो इसका डिटेक्शन बहुत कम हो, जो रेंज है वो बहुत कम हो जाती है, इसकी डिफेंस के लिए भी बहुत कम हो जाता है। ये एक तरीके से अगर 2 मिसाइल किसी एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भी लग जाए तो एयरक्राफ्ट कैरियर का तो स्वाहा आप मान के चलिए। तो ये हम दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर जो क्षमता है वो एक अभूतपूर्व हो गई है, होने वाली है। लेकिन क्षमता के साथ एक डेंजर जरूर आता है। आपने सही बताया था जब हम ट्रंप के बारे में बात कर रहे थे, G7 की बात कर रहे थे, कि वहां पे बात जरूर होगी हॉर्मूज की। हॉर्मूज के साथ साथ बाकी जो चैनल्स हैं जहां पे कोई दूसरा दागे दबाव डाल सकता है, वहां की। इस बीच हुआ यह है कि 3 जहाजों को अमेरिका ने क्षति पहुंचाई है, जिसमें से हर जहाज में कोई ना कोई भारतीय सेलर्स थे। इसमें एक समस्या जरूर है। अमेरिका का कहना यह है कि हमने ऐसे जहाज डिस्ट्रॉय किए हैं या उनके अटैक किया है जिन्होंने हमारा ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश की, और उसने हमारी तरफ से जब हमने वार्निंग दी वो मानी नहीं।
उसमें अगर इत्तेफाक से भारतीय थे और वो उनको अगर 3 की डेथ जैसे मृत्यु हुई है, हमें खेद है कि हुई है, लेकिन हम क्या करें? आप इस पूरे संग्रहण को कैसे देखते हैं? इसमें मैं एक चीज ऐड करूं तो ट्रंप ने बोला कि ये तो ईरान ने किया है और हमने किया ही नहीं है, और ईरान ने बोला ये अमेरिका ने किया है और ये सबसे ज्यादा चिंताजनक है और ये इसकी दादागिरी है। और मार्को रूबियो ने बोला कि जो भी हमारे सैंक्शन, ईरान का जो हमने सैंक्शन किया है और उसकी जो शैडो फ्लीट चलती है बिना अपने को बताए हुए, जो तेल लेके बाहर बेचती है ईरान का, वो तो कोई भी होगा हम उस शिप को मारेंगे। और वो शिप कोई इंडिया का फ्लैग नहीं था, वो तो बाहर का था। और उसने, पर रूबियो के उसमें कहीं भी सॉरी या खेत शब्द मेंशन नहीं था। तो बिल्कुल सही। ये एक सोचने की बात है। चाहे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने पूरा कन्वे किया था और ये कि भैया आप सिविलियन अगर कोई क्राफ्ट जा रहा है, नहीं भी कर रहा है, उसको बोर्ड कर सकते हो, नॉन काइनेटिक मींस आप उसको कब्जा कर लीजिए, लेकिन ऐसे मारना जब आपको पता है कि इसमें सिविलियंस हैं और ये मर्चेंट शिप है, मेरे ख्याल से ये एक हाई हैंडेडनेस है। और यही हाई हैंडेडनेस और एरोगेंस जो वेस्ट की है, उसके लिए बातचीत करना जरूरी है और वो उसके दिन अभी खत्म हो रहे हैं। जी, देखिए, हाई हैंडेडनेस की तो एक अपनी जगह है, लेकिन हाई हैंडेडनेस की पराकाष्ठा जो है वो हो रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान में। डिपेंड करता है आप किसको, किसकी खबर सुनते हैं, डिपेंड करता है आप किसकी बात मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कई 100 लोग मरे, कुछ लोग कहते हैं उससे भी कहीं ज्यादा लोग मारे गए। ये सारे के सारे मारे गए हैं। कुछ कहते हैं कि भाई ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी आर्मी ने किया है। यहां तक कि पाकिस्तान आर्मी ने जो है, एक ब्रिगेडियर अयूब हैं जिनको बुचर ऑफ लाहौर कहते थे, जब वो लाहौर में इमरान खान के बाद जो प्रोटेस्ट हुए थे उनके ऊपर बहुत सख्ती से उन्होंने वहां पेश आए थे और बहुत लोगों को मारा था, उनको उधर भेज दिया है ताकि आप इसको पूरे के पूरे को कंट्रोल कर लें। खबरें ये हैं कि तकरीबन 1.5 लाख लोग प्रोटेस्ट किया है मीरपुर और मुजफ्फराबाद और यहां तक कि बाकी जगहों में भी पीओजेके और पीओ बल्टिस्तान में हो रहा है। अगर ये सब यहाँ हो रहा है तो टीटीपी है, उधर बलोच लिबरेशन आर्मी है, इन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी है। अगर सिर्फ पिछले 4-5 दिन की हम बात करें तो 2 जून को एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी नॉर्थ वजीरिस्तान में, फिर 9 जून को हुई मूसा डेरा फ्रंटियर पोस्ट के ऊपर सुसाइड अटैक, फिर 11-12 जून में एक बहुत स्ट्रेटेजिक ब्रिज है जो कनेक्ट करता है बन्नू शहर को नॉर्थ वजीरिस्तान में, वो ब्रिज उड़ा दिया। 10 जून को एक मी-17 हवाई जहाज क्षतिग्रस्त होता है मुजफ्फराबाद के पास। ये सिर्फ 4-5 दिन की बात है। अगर ये सब हो रहा है तो उधर आप देख रहे हैं मुल्ला मुनीर अमेरिका के साथ, है ना, हिचकोले खेल रहा है, लेकिन इधर आपको दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान जल रहा है। आपका क्या विचार है? देखिए, जैसा हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, मुद्दा उन बेचारों का सिर्फ यही है कि हमारा बिजली हमसे ले जाते हो, हमसे पैसे कमाते हो, हमें बिजली सस्ती कर दो, हमें खाने के लिए रोटी और आटे के दाम कम कर दो, मेडिकल के लिए कर दो, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के लिए कर दो। और अब बाद में जो अभी आया था इलेक्शंस के टाइम पे कि 12 सीटें जो आपने हिंदुस्तान से गए हुए जम्मू एंड कश्मीर के रेफ्यूजी थे, उनकी 12 सीटें जो असेंबली में आपने रखी हुई है, मतलब उनका कहना यह है कि जो कश्मीरी रेफ्यूजी पाकिस्तान में कहीं भी रह रहे हो, उनके लिए 12 सीटें जो है वो पीओके के अंदर रिजर्व है। और वो जो हमारे भी हैं लेकिन हम वेकेंट रखते हैं, वो उनको अलर्ट करके भेजते हैं। अलर्ट करके कहाँ से भेजेंगे? किसी को सिंध से, कोई पीएमएल का होगा, कोई पीटीआई का होगा, उनको उठा के वो वहां से अलर्ट करके, जिसने कभी पीओके देखा भी नहीं है, जो शायद इंडिया के जम्मू से गया होगा, वो वहां के कश्मीर को असेंबली में जाके बैठ जाते हैं 12। और ये सब पंजाब के, इनके सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाबी है, पंजाबी गवर्नमेंट के जो है वो नुमाइंदे होते हैं और वहां लोकल उनको नहीं होने देते। उसके बाद 6 विमेन की भी है उसमें सीट, एक मुल्ले की भी है और एक टेक्नोक्रेट की भी है। तो
कितने 53 की असेंबली है शायद, उसमें से आपने 20-21 तो एडजस्ट कर लिए। तो लोकल अफेयर्स में बाहर वालों का और सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा से है, और लोकल इंटरफेरेंस लोगों है। की आवाज को समझ जाता है। और जो अभी पिछले Correct. साल अक्टूबर नवंबर में लड़ाई झगड़े हुए थे, जिसमें पुलिस वालों की पैंटें भी इन्होंने उठा के दिखाई थी, उतार के नीलाम कर दी फ्लैग थी। लगा दिए थे। हाँ, तो उस समय इनके पास आई थी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, बात हुई थी, प्रॉमिस किया था सब कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ उस पर। ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कोई तवज्जो देता ही नहीं है। तो ऐसी हालत में अभी यहाँ पे जो ये लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान का कश्मीर में ये है हमारा आजाद कश्मीर, तो आज की तारीख में हिंदुस्तान बाहर में जाके बता रहा है कि ये देखो, ये इनकी जमहूरियत या डेमोक्रेसी है। लोकल लोगों की आवाज को ये ऐसे दबाते हैं और कुचल रही है आर्मी। लेकिन वर्ल्ड का जो रियल पॉलिटिक है, जो अमेरिका है, उसने तो आंख में पट्टी बांध रखी है, क्योंकि मुनीर और नवाज जो है उनके पिट्ठू है, उनके कहने पे वो सब कुछ करते हैं। कल उनको ईरान में अटैक करना होगा या चाइना को कुछ करना होगा तो वो उनका बेस है। तो जब तक आप अमेरिका के साथ है, आपके 100 वो वॉशिंग मशीन है, 100 खून आपके माफ है। इंडिया में कुछ भी नहीं हो रहा होगा, कोई कॉकरोच पार्टी होगी तो उसमें आपके उनके न्यूज़पेपर में आपकी रिपोर्टें आ जाएंगी। ये दुनिया का सच है, ये कटु सच है, लेकिन ऐसे ही होगा। पर पाकिस्तान जहां तक है, जो आप बता रहे हैं, जिस हिसाब से वजीरिस्तान में आग जल रही है, अब पीओके में आग जल रही है, सिंध, बलोच सब जगह पे है, बचेगा सिर्फ पंजाब। ये एक वक्त की बात है। वेस्ट चाहे कितना भी कोशिश कर ले इस पाकिस्तान को एक नेशन की तरफ इकट्ठा रखने में, इसके जो बॉर्डर रीजन्स हैं वो इसके हाथ से जाएंगे। और गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजे जो है वो भी इसकी लाइन में आ रहा है। और ये हमारे लिए अच्छा भी है, लेकिन एक खतरा भी है कि इस इलाके में जितने हथियार और जितने रेडिकल एलिमेंट्स हैं, अगर ये स्टेट टूट गया तो वो सब जगह को डिस्पर्स हो जाएंगे। क्या हमें उस समय पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को वापस लेना है या नहीं लेना है? क्या हमें अपने बॉर्डर्स को और सिक्योर रखना है? ये सोचने की बात। बिल्कुल सही। और अब एक जो है ना इशारा कर रहे हैं, चाहे मैं, चलिए मैं अब है ना उनको अल्फाज दे देता हूं। आपका इशारा है, हमारा सबसे अहम चीज यह है कि हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी बढ़ा के रखनी है, अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखना है। और इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम दो चीजें करें। इकोनॉमिक पार की तरफ आप देखिए, मोदी जी कर रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी जाते हैं। कंपेयर करिए शी जिनपिंग के साथ। शी जिनपिंग इस साल एक जगह गए, नॉर्थ कोरिया, और कहीं नहीं गए। मोदी जी कई विजिट्स हो गई हैं, चाहे वो यूरोप के साथ एफटीए हो, चाहे वो G7 के साथ इंटरेक्शन हो, चाहे वो किसी ना किसी तरीके से हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने की बात हो, उन सब की तरफ ध्यान दे रहे हैं। दूसरी बात है सिक्योरिटी, डिफेंस। इसी बार अब है हमने बात की है 3 अहम चीजों के ऊपर: न्यूक्लियर सबमरीन्स, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और नेक्स्ट जनरेशन के एंटी शिप मिसाइल। ये दिखा रहा है कि हमारा फोकस डिफेंस पे है। मेक इन इंडिया तभी सक्सेसफुल होगा जब डिफेंस के ऊपर उसकी फोकस रहेगा, और ये अब साबित हो रहा है। हमें बहुत जरूरी है कि हम किसी ना किसी तरीके से एक प्रोग्राम बनाएं या एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें कि कम से कम 5% बजट का हम डिफेंस पे खर्च करेंगे, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो या वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो। इस विचार के साथ मैं आप सबको छोड़ रहा हूं इस हफ्ते के लिए। ये थी खबरें इस हफ्ते की। इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।